नमस्कार। तो आज हमारे पास जो ये नोट्स हैं वे असल में प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हैं। हाँ, इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान। बिल्कुल। मतलब भारत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के छोटे छोटे सवाल हैं। कह सकते हैं कि फैक्ट्स का एक खजाना है। हम्म। और आज हमारा मिशन थोड़ा अलग है। इन अलग अलग बिखरे हुए सवालों और जवाबों को सिर्फ रटना नहीं है, नहीं। बल्कि इनके बीच के धागों को जोड़कर एक दिलचस्प तस्वीर बनानी है। देखना है कि ये तथ्य मिलकर भारत की कहानी कैसे सुनाते हैं। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी के महासागर में एक गहरी पड़ताल करते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे स्रोतों में दो नाम बार बार आते हैं, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा लोथल। जब हम इन शहरों के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें इन्हें अलग अलग तथ्यों की तरह देखना चाहिए या ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से आप कह सकते हैं कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। इन्हें अलग-अलग नहीं देखना चाहिए। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। सोचिए मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन राकालदास बनर्जी ने किया, हम्म। वो एक विशाल सुनियोजित महानगर था। बिल्कुल। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, पक्की ईंटों के घर। हाँ, महान स्नानागार। ये उस सभ्यता का दिल था, आप कह सकती हैं, उसका ताकत का केंद्र। और लोथल, वो क्या था फिर? लोथल उस दिल की धमनी थी जो उसे दुनिया से जोड़ती थी। स्रोतों में इसे बंदरगाह वाला नगर बताया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था। अच्छा। वहां दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड मिला है। इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ खेती करके अपने शहर में नहीं बैठे थे। अरे वाह। वो समुद्री जहाज बनाते थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। तो मोहनजोदड़ो अगर दिमाग था, तो लोथल दुनिया के लिए उसकी खिड़की थी। वाह। तो एक शहर सभ्यता की महानता दिखाता है और दूसरा उसकी वैश्विक पहुंच। इसी सोच को चलिए आगे बढ़ाते हैं मौर्य साम्राज्य तक। यहां भी दो नाम एक साथ आते हैं, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। बिल्कुल। और ये जोड़ी तो मतलब सत्ता की परिभाषा है। चंद्रगुप्त एक महान योद्धा और साम्राज्य निर्माता थे, ये हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन कौटिल्य वो रणनीतिकार थे जिन्होंने उस साम्राज्य की नींव के पत्थर रखे। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था की किताब समझ लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अर्थशास्त्र का दायरा मतलब बहुत बड़ा है। इसमें विदेश नीति, सैन्य रणनीति, कानून, प्रशासन, सब अच्छा। कुछ। यहाँ तक कि गुप्तचर व्यवस्था तक सब कुछ है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय जासूसी पर है कि एक राजा को कैसे एक स्पाई नेटवर्क बनाना चाहिए। सच में? हाँ, कौटिल्य ने इसमें लिखा है कि कैसे दुश्मनों के खेमे में साधु, व्यापारी या कलाकार के भेष में जासूस भेजे जाएं। ये किताब आप कह सकती हैं शासन चलाने के लिए लिखी गई जेम्स बॉन्ड की दुनिया का एक प्राचीन भारतीय संस्करण है। मतलब ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइडबुक थी। बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त और कौटिल्य की ये जोड़ी एक साम्राज्य की राजनीतिक नींव रख रही थी। लेकिन किसी भी महान सभ्यता की पहचान सिर्फ उसके राजाओं से नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी पहचान उसकी सोच और दर्शन से भी होती है। और उसी दौर में भारत में एक वैचारिक क्रांति भी चल रही थी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जहां एक तरफ मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध के विचार भी फैल रहे थे। हमारे स्रोतों में सवाल है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? जवाब है सारनाथ। सारनाथ में जो धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ उसका मतलब अक्सर ज्ञान के पहिए को गति देना बताया जाता है। लेकिन इसका असल में क्या मतलब था? इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये वो क्षण था जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। अच्छा। बल्कि उसे दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। ये एक निजी ज्ञान से एक वैश्विक मिशन बनने की घटना थी। सारनाथ से ही वो विचारधारा निकली जो आज दुनिया भर में बौद्ध धर्म के रूप में जानी जाती है। मतलब ये एक आध्यात्मिक विस्तार का शुरुआती बिंदु था। बिल्कुल। और इसी दार्शनिक विरासत से एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। हाँ, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सोचिए जरा, हजारों साल पुराना एक दार्शनिक ग्रंथ, उसका एक वाक्य आज के आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का आदर्श वाक्य है। ये हमारी सांस्कृतिक और वैचारिक निरंतरता का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के विचार
आज भी हमारी पहचान की नींव में मौजूद हैं। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में आते हैं। हमारे स्रोतों में इस दौर के 3 बड़े स्मारक हैं, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ये तीनों इतने अलग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग शासक, ये सब मिलकर क्या कहानी कहते हैं? ये पत्थर और संगमरमर में लिखा हुआ भारत का इतिहास है। कुतुब मीनार जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसकी ताकत का ऐलान है। वो मीनार आसमान में उठकर जैसे कहती है, हम आ चुके हैं। एक शक्ति का प्रतीक। हाँ, फिर आता है लाल किला जिसे शाहजहां ने बनवाया। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये मुगल साम्राज्य के शिखर का प्रतीक है। जब कला संस्कृति सब अपने चरम पर थी। बिल्कुल, ये शक्ति का नहीं बल्कि वैभव और परिष्कार का प्रदर्शन है। और स्वर्ण मंदिर? स्वर्ण मंदिर जिसे गुरु अर्जन देव ने पूरा करवाया, वो एक अलग ही कहानी कहता है। ये किसी बादशाह की ताकत का नहीं बल्कि आस्था और समुदाय की शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। उसकी वास्तुकला में भी ये दिखता है। उसके 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, ये दर्शाते हुए कि यहाँ हर किसी का स्वागत है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। वाह। तो ये 3 स्मारक हमें सत्ता के बदलते स्वरूप की कहानी सुनाते हैं, सैन्य शक्ति से लेकर सांस्कृतिक वैभव और फिर आध्यात्मिक एकता तक। वास्तुकला के साथ साथ इस दौर में ज्ञान को सहेजने का काम भी जोरों पर था। हाँ, हमारे पास एक किताब का जिक्र है, आईने अकबरी। हाँ। और इसके लेखक थे अबुल फजल। लेकिन देखिए, आईने अकबरी को सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब कहना इसकी अहमियत को कम करना है। ये अकबर के साम्राज्य का एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया था। इंसाइक्लोपीडिया मतलब किस तरह से? मतलब ये उस दौर का गूगल अर्थ और जनगणना का मिश्रण है। क्या बात है। इसमें सिर्फ लड़ाइयों का जिक्र नहीं है, बल्कि हर सूबे की पैदावार, वहाँ की फसलों के प्रकार, राजस्व प्रणाली, लोगों के रीति रिवाज, सब कुछ। यहाँ तक कि फलों की कीमतों तक का ब्यौरा है। ये अकबर के प्रशासनिक दिमाग और उनके साम्राज्य की विशालता का एक अद्भुत दस्तावेज है। वाह, गूगल अर्थ और जनगणना का मिश्रण, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इसका मतलब अबुल फजल सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, बल्कि अपने समय के एक डेटा साइंटिस्ट भी थे। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों के जरिए साम्राज्य की कहानी बता रहे थे। लेकिन जहां एक तरफ साम्राज्य बन रहे थे और उनका दस्तावेजीकरण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ लड़ाइयां इतिहास का रुख बदल रही थीं। और इसका सबसे बड़ा गवाह रहा है पानीपत का मैदान। हाँ, ये फैसिनेटिंग है कि एक ही मैदान 2 इतनी निर्णायक लड़ाइयों का गवाह बना, पहली 1526 में और दूसरी 1761 में। और दोनों ने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई पहली लड़ाई ने लोधी सल्तनत का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो अगले 300 साल तक चला। हाँ, वहीं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई तीसरी लड़ाई ने मराठा शक्ति के विस्तार पर एक जबरदस्त रोक लगा दी। अच्छा। इस हार ने मराठों को इतना कमजोर कर दिया कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी विदेशी ताकतों के लिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता साफ कर दिया। तो एक ही मैदान पर एक लड़ाई ने एक साम्राज्य शुरू किया और दूसरी ने एक उभरते हुए साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख दी। एक शुरुआत और एक अंत एक ही जमीन पर। और यहां से हम आधुनिक भारत के दौर में प्रवेश करते हैं, जहां अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता है। 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हाँ, और 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वॉइसरॉय बने। ये सिर्फ पद का बदलाव नहीं था, ये भारत पर शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। 1857 ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि वो सिर्फ व्यापारियों की एक कंपनी के जरिए इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकते। और ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक सीमित नहीं था। हमारे स्रोतों में बिहार के नेता कुंवर सिंह का भी जिक्र है। और यही बात इस विद्रोह को खास बनाती है। कुंवर सिंह जैसे क्षेत्रीय नेताओं का शामिल होना ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसका आधार बहुत व्यापक था। ये एक राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध की पहली संगठित झलक थी, जिसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। लेकिन आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, है ना? इसमें एक सामाजिक और वैचारिक पहलू भी था।
बिल्कुल। हमारे स्रोतों में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय का नाम है। और इन दोनों को जोड़े बिना आजादी की कहानी अधूरी है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज के भीतर से बदलाव की जमीन तैयार की। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया, आधुनिक शिक्षा की वकालत की, मतलब भारतीय समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। वो ये समझ गए थे कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक आजादी न हो। तो एक तरफ समाज को अंदर से बदलने की कोशिश चल रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों पर बाहर जाने का दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय ने जो जमीन तैयार की उस पर चलकर कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उस संघर्ष का चरम था। अच्छा। ये दशकों के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक मंथन का नतीजा था जो गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक संदेश बन गया। अब भारत छोड़ो। तो एक ने नींव रखी, दूसरे ने उस पर आजाद भारत की इमारत खड़ी करने के लिए आखिरी धक्का दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। इतिहास के सफर के बाद अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और उन सवालों पर नजर डालते हैं जो भारत की एक ज्यादा विविध तस्वीर पेश करते हैं, इसके भूगोल, संविधान और विज्ञान से जुड़े। चलिए। पहला तथ्य है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कश्मीर में है। हाँ, और ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य नहीं है। कश्मीर जैसे पहाड़ी और संवेदनशील इकोसिस्टम में इतनी बड़ी झील का होना हजारों लोगों के जीवन, वहाँ की कृषि और जलवायु को नियंत्रित करता है। ये उस क्षेत्र के जीवन का केंद्र है। सही बात है। और दूसरा तथ्य यह है कि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। ये तो सीधे तौर पर भारत के वैश्विक इतिहास से जुड़ा है ना? बिल्कुल। यही वो मसाले थे जिनकी खोज में वास्को डी गामा जैसे यूरोपीय खोजकर्ता भारत आए थे। केरल का यह एक तथ्य उस वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद की शुरुआत से जुड़ा है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मतलब कैसे भूगोल इतिहास को जन्म देता है। एकदम। और भूगोल की बात करें तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये दोनों तथ्य भारत की विशालता और विविधता को दर्शाते हैं। गंगा के प्रति जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्मान उत्तर भारत में है, वही सम्मान गोदावरी को दक्षिण में मिलता है। एक सांस्कृतिक एकता। हाँ, और अरुणाचल प्रदेश में उगता सूरज हमें याद दिलाता है कि हमारा देश पश्चिम में गुजरात के तटों से लेकर पूर्व में हिमालय की चोटियों तक फैला है। चलिए, अब संविधान और राज व्यवस्था से जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है शक्तियों का संतुलन। ये लिखाता है कि भारत में कोई भी एक संस्था सर्वोच्च नहीं है। देश के कार्यकारी प्रमुख यानी राष्ट्रपति को न्यायपालिका का प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहा है। अच्छा। यह हमारे लोकतंत्र के उस स्तंभ को दर्शाता है जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। और इसी संविधान में वित्तीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 360 में है। हाँ, और ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने न केवल देश चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई, बल्कि देश को असाधारण संकटों जैसे कि वित्तीय संकट से बचाने के लिए भी प्रावधान रखे हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व है। एक सेफ्टी वॉल्व। अब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर आते हैं। एक सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? कई लोगों को लगता है कि ये समय की इकाई है, और यह एक आम गलतफहमी है। प्रकाश वर्ष असल में दूरी की इकाई है, वो दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। ये तथ्य हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। सही बात है। तारे हमसे इतने दूर हैं कि उनकी दूरी किलोमीटर में मापना मतलब अव्यावहारिक है। और एक मजेदार तथ्य है लाफिंग गैस के बारे में, जिसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। हाँ, और ये दिखाता है कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, यहाँ तक कि हास्य और मनोरंजन में भी। साथ ही आंवले में विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में मिलना, ये पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक सुंदर संगम है। वो कैसे? हमारे पूर्वज हजारों सालों से आंवले के स्वास्थ्य लाभों को जानते थे और आज विज्ञान उसी बात की पुष्टि कर रहा है। तो इन सभी सवालों के सफर से हमने आखिर समझा क्या? हम सिंधु घाटी की ईंटों से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक और पानीपत के मैदान से लेकर मंगल ग्रह तक घुमाए। हमने ये समझा
कि स्रोत इन तथ्यों को अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन असल में कोई भी तथ्य अकेला नहीं होता। ये सभी एक बड़े और जटिल ताने बाने में आपस में जुड़े हुए धागे हैं। हर एक तथ्य एक बहुत बड़ी कहानी का दरवाजा है। लोथल का डॉकयार्ड हमें वैश्विक व्यापार की कहानी बताता है। पानीपत की लड़ाई हमें सत्ता के बदलते समीकरणों की। बिल्कुल, और राष्ट्रपति की शपथ हमें लोकतंत्र के सिद्धांतों की कहानी बताती है। ये स्रोत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अक्सर याददाश्त का परीक्षण करते हैं। लेकिन शायद असली कीमत सिर्फ जवाब जानने में नहीं है ना? नहीं, बल्कि यह पूछने में है कि वो जवाब महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, असली समझ वहीं से शुरू होती है। जब हम तथ्यों के पीछे की क्यों और तो क्या कुछ समझने लगते हैं, तब जानकारी ज्ञान में बदल जाती है। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये एक तथ्य है। हाँ, लेकिन एक अगला ज्यादा गहरा सवाल यह हो सकता है कि बाकी का उपनिषद हमें सत्य की प्रकृति के बारे में और क्या सिखाता है। बहुत अच्छा सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब खोजना तथ्यों को याद करने से ज्यादा दिलचस्प सफर हो।